let's get on with it. Let's talk about what the BJP is doing and what they're offering and what they've done so far. 10 साल जो अब बीजेपी के हो गए हैं उसमें अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? देखिए साहब, जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है प्रदीप जी, और रिपील ऑफ आर्टिकल 370 का सवाल है, उस पर तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। आर्टिकल 370 को जो रिपील किया, दैट्स अ मिरेकल. Nobody had thought that would take place. Let's go across and ask Mr. Pankaj Modi from the Bharatiya Janata Party. Pankaj ji, नमस्कार. नमस्कार 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 राजीव जी, नमस्कार प्रदीप जी, नमस्कार नमस्कार. पंकज मोदी साहब, आज प्रधानमंत्री का भाषण आपने सुना लोकसभा में? जी जी सुना आपने? आपको उसमें सबसे बढ़िया चीज क्या लगी, वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए. मोदी जी के भाषण में उन्होंने जो 9 साल 10 साल में हमने काम किया है, एक एक चीज की उन्होंने व्याख्या की है कि हमने गरीबों को कैसे 70 साल में जो इतने गरीब बने हुए थे कांग्रेस राज में, कैसे हम लोगों ने उन्हें गरीबी रेखा से नीचे ऊपर उठाकर मिडिल क्लास में लेकर आए, मिडिल क्लास को कितनी सारी सुविधाएं दे हैं और बिजनेस को किस तरह से आगे एक लेवल तक लेकर आया है. और ये देखने के लिए हमेशा ये चीज समझ में आई कि हमने कांग्रेस के जो हमेशा भ्रष्टाचारी थे, जो घोटाले किया करते थे, जो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, इन सब से ऊपर उठ के हमने सिर्फ विकास को एक मुद्दा बनाया है. हमने युवाओं को, हमने गरीबों को, हमने किसानों को, हमने महिलाओं को एक स्तर ऊपर उठाने का काम किया. लेकिन यहाँ पर जो ऑपोजिशन है, जो विपक्ष है, वो तो ये कहता है कि साहब इतनी हालत कभी किसानों की खराब नहीं हुई है. अरे कोई तो ये बोल रहा है ना, देखिए साहब, महाराष्ट्र में देख लीजिए, अब मराठवाड़ा में और विदर्भ में जो आत्महत्याएं हैं, अब आत्महत्याएं तो बढ़ गई है ना पंकज मोदी साहब. जी नहीं, उस विषय के बारे में सर मेरे पास वो है, स्टैटिस्टिक्स है मेरे पास, आप ही के स्टैटिस्टिक्स हैं, नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो के स्टैटिस्टिक्स हैं. मेरा ये कहना है कि उनको आज की तारीख में आपकी मदद की जरूरत है. महाराष्ट्र सरकार को यहाँ पर आगे बढ़ के इन किसानों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो वाटर टेबल है, पूरी बात सुने सर, मराठवाड़ा में जो वाटर टेबल है वो बहुत नीचे जा चुका है, पानी की बड़ी किल्लत है वहां पे, और उसके अलावा वहां पर कई आप किस बात से सहमत हो, लेकिन आप जरा देखेंगे पीछे से तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों को एक सम्मानजनक स्थिति लाने के लिए उन्होंने किसान सम्मान निधि का एक योजना की शुरुआत की, जिससे कि कम से कम जो गरीब किसान हैं उनको एक समाज में, अगर उन्हें अनाज खरीदना है, चाहे उन्हें उर्वरक वगैरह खरीदना है, खाद खरीदना है, तो उन्हें किसी चीज की तकलीफ ना हो. ऊपर से जब आप देवेंद्र फडणवीस जी का पहला कार्यकाल देखेंगे तो उन्होंने जल संरक्षण के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई थी जो बहुत सक्सेसफुल हुई थी और उनका बहुत नाम हुआ था इस चीज में, और बहुत सारे किसानों को सूखे की समस्या से निजात मिला था. तो इस मामले में मैं हमेशा कहूंगा कि बीजेपी की सरकार हमेशा किसानों के लिए खड़ी रही है, चाहे वो उनको एक सम्मान देने की बात हो, चाहे उनको सूखे से निजात दिलाने की बात हो, या कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाने के बाद उनके जो अगर फसल अनाज वगैरह नुकसान हो जाता है तो उनको तुरंत मुआवजा देने का भी कार्य अभी किया. अभी हाल ही में ये देखा होगा अपने मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने, जब ओला की बारिश हुई थी कुछ जगहों पे मराठवाड़ा और बहुत सारे क्षेत्रों में, तो तुरंत ही जाकर वहां विजिट किया था और उन्होंने तुरंत से मुआवजा देने की घोषणा की थी. तो इस मामले में हमारी सरकार बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव है कि किसी तरह किसानों को कोई तकलीफ ना हो. राहुल गांधी जी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेट्स हैव बीन रिड्यूस्ड, बट जीएसटी ऑन एसेंशियल जो गुड्स है उसको इंक्रीज किया है मोदी सरकार ने. आगे जाकर इंडस्ट्रियलिस्ट का लोन वेव ऑफ किया, एमएसएमईज और फार्मर्स को कोई रिलीफ नहीं दिया. सब्सिडीज बड़ा कॉर्पोरेट्स को दिया. राहुल गांधी जी का कहना है सब्सिडीज ऑन एलपीजी नॉट रिड्यूस्ड. तो ये व्हाई दिस राहुल गांधी इज ट्राइंग टू पेंट दैट मोदी जी इज प्रो कॉर्पोरेट्स और उनको छोटे छोटे गरीब आदिवासी महिला का कोई ध्यान नहीं है. मोदी साहब नहीं, राहुल जी के बारे में तो हास्यास्पद ही बातें कही जा सकती है. अभी जैसे वो बोल रहे हैं कि हम लोग बीजेपी की सरकार अगर कॉर्पोरेट के लिए कर रही है, तो अभी उनका पिछला आप 1 साल का कार्यकाल, 1 साल के भाषण सुनेंगे तो अडानी अंबानी ही करते जा रहे हैं. और आप नोटिस करेंगे अभी हाल फिलहाल में तेलंगाना की उनकी सरकार ने, कांग्रेस की ने अडानी के साथ ही कोलैबोरेशन करके एक डील की है. तो ये कहना तो हास्यास्पद ही होगा उनके लिए कि हमें वो कॉर्पोरेट की सरकार बोलते हैं, जबकि हमारा ये है कि देश में कॉर्पोरेट भी फले फूले जिससे कि एक रोजगार के हमेशा अवसर आए. तो उनका ये कहना कि हम कॉर्पोरेट के लिए, वो तो बिल्कुल ही बेसलेस बात है. और दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि जब अगर आप देखेंगे हाल फिलहाल
तो हमने जीएसटी को हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी तरह वो आम जनता को कोई दिक्कत ना हो। आप जब होटल में जीएसटी ज्यादा था 12% या 18%, तो हमने उसे घटाकर 5% किया। बाकी बहुत सारी योजना जीएसटी को हमें बीच बीच में हमें अगर वैसे सुझाव मिलते हैं समाज के द्वारा या फिर व्यापार जगत के द्वारा, तो हम उसको हमेशा रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, राहुल गांधी जी का नॉट ओनली यहाँ पर बट विदेश में भी जाते हैं, ये 5 चीज हमेशा बोलते रहते हैं। लोकतंत्र खतरे में है, जुडिशरी इज बीइंग इंटिमिडेटेड, राइट विंग एक्टिविज्म ऑन द सर्च, ऑपोजिशन इज बीइंग टारगेटेड और माइनॉरिटीज आर लिविंग अंडर फियर। और बहुत सारे केसेस में उन्होंने दिखा दिया कि किस प्रकार से, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने वो चंडीगढ़ वाले इशू में जिस प्रकार से सरकार को कोस दिया कि दिस एंटायर प्रोसेस इज रॉन्ग, मेयरल का जो कंडक्ट करना, तो बिल्किस बानो केस हो तो अलग अलग केसेस, तो क्या ये माइनॉरिटीज लिविंग अंडर फियर, ऑपोजिशन इज बीइंग टारगेटेड। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जितने भी ऑपोजिशन, जितने भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पॉलिटिशियंस पे केसेस लिया है, 95% आर ऑपोजिशन लीडर्स, 95% ऑपोजिशन लीडर्स। तो राहुल गांधी जी जो 4-5 चीज कह रहे हैं पूरे देश में, आज भी देखो केजरीवाल को 5वां समन चला गया, जो झारखंड जी सोरेन जी जेल में, तो यू सीइंग ऑपोजिशन, तो वो कह रहे क्या कहीं ना कहीं सच्चाई में बदल के नहीं आ रहा है मोदी जी? नहीं, आपके एक ही सवाल में 3-4 सवाल है, मैं सबका एक एक करके उत्तर देना चाहूंगा। आपने सबसे पहले बोला राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और ये एक्चुअली बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वो डील खुद करते हैं चाइना की पीएलए से, और हमें बताते हैं कि हम मतलब, और कहते हैं कि चीन का लोकतंत्र सबसे अच्छा है, और हमारे लोकतंत्र को वो एक तरह से नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। वो बाकी दुनिया में जहां जहां लोकतंत्र की दिक्कत है, जहां हमेशा लोकतंत्र का कोई नाम ही नहीं ले रहा है, वहां पर वो उसको अच्छा घोषित करने की कोशिश करते हैं, और चाहते हैं कि किसी तरह देश में को बदनाम करने की चेष्टा करते हैं। वो मोदी विरोध में इतने आगे जा चुके हैं कि मोदी विरोध के करते करते वो इंडिया का विरोध करने लग गए। अब उनके ज्यादातर भाषण आप विदेश में जितने भी देखेंगे तो उनमें ये एक चीज बात कॉमन रहेगी, तो किसी तरह भारत के लोकतंत्र को, भारत की संप्रभुता को, भारत की आर्मी को हमेशा छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी बात आपने और एक कभी कही राहुल गांधी की कि वो हमेशा बोल रहे हैं माइनॉरिटी की को खतरे में है। माइनॉरिटी की अपॉइंटमेंट क्या सबसे ज्यादा श्रेय किसी को जाता है तो कांग्रेस पार्टी को जाता है। देश आजादी के बाद से ही आप अगर नेहरू को देखेंगे, उसके बाद इंदिरा गांधी जी को देखेंगे, या फिर उसके बाद राजीव गांधी को देखेंगे, तो सबका एक एक सिस्टम बना है उन्होंने अपीजमेंट के लिए। माइनॉरिटी को अपीजमेंट करने की कोशिश की है, वो देश को एक तरीके से बांधने की कोशिश न करके अपीज करने की कोशिश की। चाहे आप उन्होंने ट्रिपल तलाक को खत्म करके फिर उन्होंने मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की थी। इंदिरा गांधी ने भी वैसे वक्फ बोर्ड लेकर आ गए थे। राहुल नेहरू को अगर आप देखें तो उन्होंने तो सोमनाथ मंदिर के बारे में जाने के बारे में तो सोचिए, उन्होंने हमारे राष्ट्रपति जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का तक विरोध चिट्ठी लिख दी थी कि आप यहाँ मत जाइए। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल की इन्होंने राजनीति की है इतने सालों में, विगत 70 सालों में, कि उन्होंने देश के बारे में ना सोच के किसी तरह अपने वोट बैंक को खुश करने की कोशिश की है। अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे कि वो अपीजमेंट में इतना जा चुके हैं, वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह मुसलमानों का वोट उन्हें एक मुश्त मिल जाए और हिंदुओं को बांटा जाए। हिंदू वो जानते हैं कि बीजेपी को हिंदुओं का एक अच्छा वोट खासा मिलता है, तो वो जानबूझ के ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू समाज को जातीय जनगणना में उलझाया जाए, जातीय जनगणना करके उनको बांटा जाए। और इसके कारण हिंदू जो मोदी जी को एक राम मंदिर के कारण, या बहुत सारे जो हमारे मैनिफेस्टो में थे कि हमने एक हिंदू हमेशा अच्छी तरीके से बीजेपी को समझता है कि बीजेपी हमारी चीजों को समझती है, तो इस चीज को तोड़ने के लिए उन्होंने जातीय जनगणना की बात करनी शुरू कर दी। दूसरी बात उन्होंने और एक चीज की, जबकि हमारी सोच है जाति जनगणना होनी चाहिए वो, लेकिन जाति जनगणना के अनुसार जातियों को सही सम्मान मिलना चाहिए, जबकि कांग्रेस का यहाँ पर एक चीज, मोदी एक सेकंड आपको रोकता हूं। आज प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में ये कहा कि भाई आप जो है ब्यूरोक्रेट्स में ओबीसी को ढूंढ रहे हैं, मंत्रियों में ओबीसी को ढूंढ रहे हैं। अरे भाई सबसे बड़े मंत्री को तो देख लो। और उन्होंने अपनी तरफ, अपने खुद की तरफ इशारा किया कि यार सबसे बड़ा ओबीसी तो मैं हूं। जी बिल्कुल सही बात। लेकिन मैं यहां पर आपसे इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि देखिए साहब, जहां तक देश का प्रश्न है उसको जातियों में बांटने का जो ये पूरा जो एक मैं ये समझता हूं षड्यंत्र चल रहा है कि किसी भी तरीके से एक जातीय जंग शुरू हो जाए दोबारा। लेकिन उसका नमूना तो हमें महाराष्ट्र में भी दिख रहा है। अब भुजबल साहब को क्या हो गया, क्यों ऐसा कर रहे हैं, मेरी तो समझ के बाहर है।
आपको कुछ समझ में आया ये क्या हो क्या रहा है ये? अरे जब उनको अश्योर कर दिया गया है, उनको अश्योरेंस दे दी गई है कि ओबीसी आरक्षण में से 1% भी कम नहीं होगा, फिर भी उनको अपनी ही सरकार पर विश्वास क्यों नहीं है? मोदी साहब बताएं। नहीं, सरकार पे विश्वास है, लेकिन जरा सा कुछ दोनों के बीच में हमारी कम्युनिकेशन गैप है, तो उस चीज को बातचीत करके सुलझाया जाएगा कि जो चीज कांग्रेस करती है उस चीजों से तो कम से कम उन चीजों में तो हम लोग ना फंसे। हम लोग समाज के सभी वर्गों को एक सही सुझाव दे, सही तरीके से, कि जातों में ना बढ़कर उनकी जो मांग है उन हिसाब से तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन ये बीच बीच में पॉलिटिकल चीजें लाकर कि किसी तरीके से राजनीति को आगे बढ़ाया जाए, इस चीज से मैं भी सहमत नहीं हूँ। नहीं, क्योंकि ये बहुत गलत इंप्रेशन जाता है सर मोदी साहब जी बिल्कुल, हर जगह पर बड़ा गलत इंप्रेशन जाता है। क्या हो रहा है, 3 पार्टियों की सरकार है जिसमें से एक छगन भुजबल साहब कहते हैं मैं तो अपना इस्तीफा दे चुका हूं, मुझे निकालने की जरूरत क्या है, मेरा इस्तीफा एक्सेप्ट कर लीजिए। देवेंद्र फडणवीस साहब ने साथ कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि भुजबल जी का इस्तीफा हम क्यों लें, क्योंकि भुजबल जी ने जो बात कही है वो ठीक कही है। उनके मन में अगर आशंका है तो हमें ये दूर करना हमारा फर्ज है। लेकिन आपने देखा होगा इस वक्त हमारे साथ है मोदी साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं, स्पोक्स पर्सन मोदी जी। तो मैं उम्मीद करता हूं एक दिन आप भी प्रधानमंत्री बने। लेकिन अरे धन्यवाद, इतनी बड़ी ये नहीं, अच्छा कार्यकर्ता बन के देश की सेवा करो, यही मेरे लिए बहुत काफी है। लेकिन सिर्फ देवेंद्र फडणवीस जी बोले हैं, इसमें अजीत दादा पवार तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, जिनकी पार्टी से भुजबल साहब हैं। नंबर 2, एकनाथ शिंदे साहब ने भी कुछ नहीं बोला है। इसके पीछे क्या राज है, वो उस पर जरा रोशनी डाले ना। सिर्फ अकेले फडणवीस साहब बोल रहे हैं, जरा बताएं। ये बहुत ही ज्यादा अभी हमारे तीनों के बीच में समन्वय की जरा सा इस चीज में डिस्कशन करके सुलझा लिया जाएगा, इसकी चिंता ना कीजिए आप लोग। और हमारा मराठा समाज भी उतने ही सुरक्षित है जितना कि हमारा ओबीसी समाज। दोनों के चीजों में कोई 1% का भी 19-20 नहीं होने वाला, और इस चीज को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सुलझा लेंगे। पंकज मोदी जी, जो फायरिंग हुआ उल्लासनगर में, शरद पवार जी कहा कि क्या जंगल राज है, ये जंगल राज है। शरद पवार जी, सुप्रिया सुले जी का कहना है फडणवीस जी को इस्तीफा देना चाहिए। ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र में, ये खुलेआम फायरिंग, वो भी रूलिंग पार्टी के एमएलए फायरिंग कर, वो भी पुलिस स्टेशन के अंदर। यानी कानून व्यवस्था कोई चीज ही नहीं है। देयर इज नथिंग नेम्ड लॉ एंड ऑर्डर। बोथ शरद पवार, सुप्रिया सुले। आगे जाके उद्धव ठाकरे जी बार बार आलोचना कर रहा है, बोले 100 करोड़ कितने करोड़ शिंदे जी को दिया, एकनाथ शिंदे जी को, जो जिस प्रकार से आरोपी ने कहा कि मैंने करोड़ों रुपया शिंदे जी को दिया है। तो ये क्या चल रहा है, बोले कि ये पहले सीधा सीएम पे आरोप लग रहा है कि मेरा इतना करोड़ उनके पास पड़ा हुआ है। ये क्या हो रहा है, क्या पार्टी के अंदर कोई अनुशासन, डिसिप्लिन है कि नहीं? और ये 2 गुटों में, जब एकनाथ शिंदे जी के एक गुट और एक फडणवीस जी के गुट, व्हाट इज हैपनिंग? जैसे शरद पवार साहब, उद्धव जी, सुप्रिया सुले, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स, पंकज मोदी जी प्रदीप जी, मैं कहना चाहूंगा कि ये जो अभी उल्लासनगर का जो केस है, ये 2 व्यक्तिगत लोगों के बीच में है, इसमें पार्टी को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अनुशासन तो पार्टी में बहुत अच्छे तरीके से और इसकी ऊपर से कार्रवाई की भी गई है। लेकिन मैं जहां तक आपने शरद पवार के बारे में बोला कि उन्होंने जंगल राज से इसकी तुलना की है, तो जंगल राज की तुलना तो वो जरा बिहार में जिनके साथ वो गलवाहें करते रहते हैं लालू यादव जी से, उनसे जरा बैठकर पूछे कि जंगल राज क्या था, किस तरह एक समय 90 के दशक में बिहार में किस बाहर रात को निकलना मुश्किल हो रहा था, लोग किस तरह से सब पलायन कर रहे थे, और वो जंगल राज की तुलना उनके साथ वो बैठकर डिनर और इंडिया अलायंस की मीटिंग में लंच करते हैं, और वो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि जंगल राज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं हमेशा कहूंगा कि जो भी व्यक्तिगत किसी नेता ने कुछ गोलीबारी वगैरह की है, उसके अनुसार उनके पर कार्रवाई की जाएगी, और इस मामले में किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारा पार्टी एकदम बिल्कुल अनुशासनात्मक। उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि ईडी का रेड होना चाहिए एकनाथ शिंदे जी के घर पर, बिकॉज उन्होंने कहा कि करोड़ रुपया एकनाथ शिंदे जी को दिया है। तो क्या इसमें कुछ टिप्पणी? हाँ, मैं इसमें कहना चाहूंगा, जितना उन्होंने कोविड के टाइम में उन्होंने घोटाले किए हैं, और जितने उनके डील हुई है, चाहे पर वो घोटाला उन्होंने कोविड के टाइम में कोविड के किट बनाने में की, चाहे उन्होंने टेंट बनाने में की, और उन्होंने जितने घोटाले उनके कार्यकर्ताओं ने, खास करके मैं बोलना चाहूंगा शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने और आदित्य ठाकरे के जितने भी नजदीकी मित्र हैं, उन्होंने किए हैं। तो सब पे ईडी की जब छापे हो रहे हैं,
तो आज उनकी ऐसी स्थिति हो गई है कि उनको नींद में भी ईडी ईडी समझ में आ रहा है। तो वो एक ईडी वर्ड इतना पकड़ लिए हैं कि वो किसी पे भी ईडी को छोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन और जहां तक ये लेकिन मोदी साहब, बात तो आपकी सरकार की हो रही है ना अभी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सिटिंग एमएलए ने किसी और गुट के नेता के ऊपर ऐसे गोली चलाई हो। आज तक कभी नहीं हुआ। मैं तो महाराष्ट्र में 1993 से हूँ, पत्रकार मैं 40-42 साल से हूँ, मैंने तो कभी आज तक कभी ऐसा नहीं देखा है। नंबर एक। नंबर दो, एक शिंदे गुट के नेता हैं महेश गायकवाड़ जी, और बीजेपी के एमएलए हैं गणपत गायकवाड़ जी। गणपत गायकवाड़ जी ने गोली चला दी है। तो मतलब ये तो अजीबोगरीब मसला है ना। जैसे अभी संजय राउत जी कहते हैं, ये तो गैंग वॉर चल रही है महाराष्ट्र में, और रियल एस्टेट के ऊपर। और कौन किसके गैंग में है ये जरा जानना बड़ा मतलब बहुत जरूरी है। क्योंकि पॉलिटिकली अगर ये बात चल रही है तो आपको भी चिंता करनी चाहिए कि इसके पीछे असल में क्या है। ये सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं हो सकता सर, इसमें जरूर पीछे के बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, पक्का। मोदी साहब, आपकी इस बात से मैं सहमत हूं। जांच का विषय है, जांच तो की ही जाएगी इसकी तरीके से, लेकिन फिर भी मैं मानूंगा जो अगर हम सार्वजनिक जीवन में है तो इतनी तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम इन सब चीजों से दूर रहें, हम इन सब चीजों से अवॉइड करें। अब दो लोगों का इंडिविजुअल मामला होने के कारण मैं इस पे बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इस पे कार्रवाई की जा रही है और एक तरीके से ऐसा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो भी गलत किया है उनको हमेशा इसकी सजा मिलेगी। क्योंकि ये तो पहले होता था साहब कि क्या है वो छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील और इन सब लोगों के बीच में ऐसी गैंग वॉर हुआ करती थी। ये तो पॉलिटिक्स के बीच में हो रहा है। मतलब ये तो चिंता का विषय, और वो भी बीजेपी में। मतलब जी जी, ये चिंता ऐसी चीज तो कभी नहीं हुई सर, भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं हुई है, बाकी सब पार्टी में हो चुकी जी। हाँ, ये चिंता का विषय मैं भी मानता हूँ। तो इसके ऊपर हमारी पार्टी बहुत संवेदनशील तरीके से कार्रवाई करेगी। इस चीज के लिए मैं आश्वासन दूंगा आप लोगों को। कांग्रेस, राहुल गांधी, कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे सब कहते हैं कि 10 साल अन्याय काल है। ये 10 साल जो हुआ अन्याय, जहां आप बीजेपी का कहना है कि डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मोदी साहब का कहना है डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मगर कांग्रेस 10 साल अन्याय काल। खड़गे साहब खड़गे साहब कहते हैं कि हमने चिट्ठी लिखा अमित शाह जी को, मणिपुर पे ध्यान दीजिए, मणिपुर पे कुछ नहीं हो रहा है, हर घंटे एक किसान सुसाइड कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे, हर घंटा एक किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्राइम्स अगेंस्ट वुमन, मल्लिकार्जुन खड़गे, क्राइम्स अगेंस्ट वुमन अप बाय 32%। पंकज मोदी जी, तो वुमन अनसेफ, क्राइम, अनएम्प्लॉयमेंट इतना है कि राहुल गांधी जी का कहना है कि 20 से 24 के एज ब्रैकेट में एवरी सेकेंड इज अनएम्प्लॉयड। हाउ इज ये तो फिर आपके पूरे रिपोर्ट कार्ड खोखला हो जाता है। नहीं, ये विपक्षी पार्टी उन्हें कहने का अधिकार है, लेकिन आप जरा सा देखोगे उनकी अभी जो भारत न्याय यात्रा चल रही है उनकी, वो एक्चुअली अन्याय यात्रा ही, भारत तोड़ो यात्रा ही है। और वो आप जहां तक महिलाओं की बात है, उनके ही एक असम के महिला कार्यकर्ता ने उनके बहुत बड़े नेता पे जो युवा उनके एनएसयूआई के हेड थे, उनको उनपे आरोप लगाया था कि उन्होंने उनके साथ गलत तरीके से व्यभिचार करने की कोशिश की थी। उस पे उन्होंने चुप्पी साध दी। उनके राजस्थान के एक मंत्री पे एक आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बलात्कार किया, फिर भी उन्होंने जिस तरीके से असंवेदनशीलता दिखाई और उन्होंने कुछ नहीं किया, वो हम पे आरोप लगा रहे हैं महिलाओं को अत्याचार पे। दूसरी बात, 10 साल जो उनका कहना है कि ये अन्याय हुआ है, अब 10 साल में जो अन्याय उनपे हुआ है, जो हम जिन्होंने भ्रष्टाचार किए, जिन्होंने घोटाले किए, जिन्होंने देश को 100 साल पीछे ले जाने की कोशिश की, उनपे बिल्कुल ही उनपे कार्रवाई हुई है। और जो उनकी सोच है कि अगर 10 साल में अन्याय हुआ तो उनपे हुआ है जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मोदी साहब, आखिरी सवाल ये है कि ये तो मिस्ट्री सॉल्व कर दीजिए ना। 4 दिन पहले मोदी साहब जबरदस्त भाषण देते हैं 70,000 करोड़ के इरिगेशन घोटाले के बारे में, और उसके थोड़ी देर बाद अजीत दादा पवार अपने पूरे गुट के साथ इस तरफ आ जाते हैं। और तो और छोड़िए, अजीत दादा पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं। छगन भुजबल साहब की फाइल जो है वो गायब हो जाती है। सर पूरी बात सुन लें। उसके अलावा ना जाने कितने मैटर हैं जहां पर, सिर्फ मुंबई की बात कर रहा हूं, एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता हुआ करते थे जिनके बैंक अकाउंट से कोई 250-300 करोड़ रुपए मिले थे, उनकी पत्नी के अकाउंट से 100-150 करोड़ रुपए मिले थे। वो जैसी बीजेपी में आ गए, आजकल चैन की नींद सो रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है सर? ये नहीं, मेरा कुछ तो होना चाहिए इसके बारे में। मेरा ये कहना है, शौक से आए,
लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी रहनी चाहिए, ये मैं मान करके चलता इन्वेस्टिगेशन हूँ। जारी है। मैं आपको ये आश्वासन दूंगा, जितने भी जिनके भी नाम लिए इन्वेस्टिगेशन कोई रोका नहीं गया, वो अपने तरीके से चल ही रही है। इस चीज का आश्वासन आप बीजेपी और हमारी पार्टी से बिल्कुल ले सकते हैं कि ना, जो भी जिन पे भी आरोप लगे हैं, जिन पे कार्रवाई हो रही है, वो कंटिन्यू चल ही रही है, उन पे कोई रोक टोक नहीं लगी हुई है। सर अब तो समन्स आने भी बंद हो गए सबके पास। और कोर्ट से वो भी एक हाथ है। मिलने लगे। वो एक ड्यू प्रोसेस है, वो चलता रहेगा, समन की बात नहीं है, वो चलिए। चलता ही रहता है। जिन्होंने गलती की चलिए उनको तो साहब, सजा दुबे मिलेगी। साहब, पंकज दुबे साहब, आप पहली बार आए हमारे शो में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पंकज मोदी। हाँ, पंकज मोदी साहब, आप पहली बार हमारे शो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप गए, वैसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था मैं, जी। सर अयोध्या जाने का मौका मिला कि नहीं अभी, कि जा रहे हैं, कब नहीं जाएंगे? नहीं, अयोध्या जाऊंगा। अभी हमारे जो पुराने कार्य सेवक थे, चाहे जो भी कार्यकर्ता हैं, वो जा रहे हैं। हम युवा हैं, उनको किसी तरह, आज ही हमारी एक ट्रेन खुली है अयोध्या जाने के लिए, तो बहुत सारे लोगों को, कार्यकर्ताओं को, बहुत सारे जबरदस्त। सामाजिक लोगों को भेजा जा रहा है। जबरदस्त। हाँ, तो हम सर, लोग भी जाएंगे और आप लोग भी चलिए। और ये असल में मिरेकल हुआ है सर, करिश्मा हुआ है असल में। नहीं, जी जी, मुझे ये मुझे तो राम अभी भगवान का तक मुझे आशीर्वाद अभी तक ही है। विश्वास नहीं हो रहा कि असल में राम मंदिर बन गया है। वेरी फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि मुझे बार नहीं, बार अपने आप को दोबारा बोलना पड़ता है, यार बन गया है, क्योंकि नहीं लगता नहीं था कि बनेगा। नहीं, बनना तो था ही। हमारे शुरू से आप जितने भी मैनिफेस्टो देखेंगे, उसमें राम मंदिर के बारे में तो हमने चर्चा अरे की थी, 1956 से बनाने सर, के बारे में। जी, तो 1956 हम लोग से। भी प्रतिबद्ध तो थे ही। तो राम भगवान जरा देर से हमें, जहाँ 14 वर्ष की जगह हमने 498 ईयर का हमने उनको जरा वनवास दे दिया, लेकिन वो आए तो जरूर हमारे पास। समझे, रामलला के दर्शन कर रहे हैं, देशवासी खुश है, देश क्या पूरी दुनिया के लोग इस चीज से बहुत जी, जबरदस्त। आह्लादित हैं। और अच्छा लग रहा है, जैसे आपके चेहरे पे खुशी है, वैसे देश के जितने भी कार्यकर्ता, देश के जितने भी हिंदू लोग हैं, सबके चेहरे पे इस बात की सर हमेशा सिर्फ हिंदू खुशी ही है कि नहीं, हम सारे रामलला के सारे हिंदू बन गए। मुसलमान भी खुश हैं, सब मुसलमान ईसाई सब जी लोग जी खुश जी, हैं। मेरे बहुत सारे मित्र खुद मुसलमान हैं, उन्होंने भी इस चीज की तारीफ की है कि बहुत बहुत खुश हैं दिनों सब। से जो चीज उलझा हुआ था, उसको सुलझाया गया, और ये चीजें अब सब एक दूसरे से, देश की विकास में दो लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाए, वो ज्यादा जरूरी है। और चलिए हिंदू भी खुश हैं। हाँ। अब काशी और मथुरा की बारी है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जय श्री जी राम। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। Well, this is, you know, I love the way the BJP guys actually have this wry smile on their face when they say that, you know, the cases have not stopped. They're still on. चलिए, होने भी चाहिए।